Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास कल की क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंध की बात स्टार्ट की थी। रासायनिक बंध के बारे में हमने जान लिया था कि क्या होता है। दो या दो परमाणु होते हैं, आपस में आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, तो उसको हम क्या बोल रहे थे? केमिकल बॉन्ड बोल रहे थे या फिर रासायनिक बंध बोल रहे थे। बंध कितने प्रकार के होते हैं वो भी हमने देख लिया था, डिटेल में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज पूछी थी कि परमाणु बंध क्यों बनाते हैं, उसका कारण क्या दिया था? परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाते हैं। ठीक है। कोई भी चीज है प्रकृति में स्थायी रहना चाहती है, हम भी स्थायी रहना चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जीवित रहें। ठीक है। कुछ लोगों को छोड़ के कुछ लोग नहीं चाहते होंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, जीवित रहें, लंबी उम्र मिले। ऐसे ही हमारे पास जो परमाणु हैं, अणु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये भी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्थायी रहे। ठीक है। तो स्थायी रहने के लिए वो क्या करते हैं? बॉन्ड बनाते हैं, बंध बनाते हैं। ठीक है बच्चों, ये बात क्लियर है। अब देखो यहां पे बात ये आती है, चलो परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाते हैं। मैंने लिख दिया परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाते हैं। ठीक है। परमाणु बंध क्यों बनाते हैं? परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। एटम मेक्स बॉन्ड फॉर स्टेबिलिटी। ठीक है। अब लेकिन बात यह आती है कि किसी परमाणु को कितने बंध बनाने चाहिए, और क्या हर एक परमाणु बंध बनाता है? क्या हर एक परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाता है, या फिर हर एक परमाणु को स्थायी रहने के लिए बंध बनाने की जरूरत होती है? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहे होंगे, मेरे भी घूमते थे जब मैं 11th क्लास में था। ठीक है। लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हम हैं, सारे क्वेश्चनों का हल होगा। ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास एक सिद्धांत दिया गया, कौन सा? लुईस कोसेल का सिद्धांत। लुईस कोसेल का सिद्धांत। ठीक है। दो वैज्ञानिक हैं, अलग अलग वैज्ञानिक हैं। अब आप कहेंगे सर इन्होंने क्या किया? तो देखो प्यारे साथियों, लुईस और कोसेल दो वैज्ञानिक थे। ठीक है। वैसे तो वैज्ञानिक और भी थे अलग अलग। ठीक है। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ, सबने ये कहा कि परमाणु स्थायी रहने के लिए बंध बनाते हैं। ठीक है। लेकिन कोई परमाणु कितने बंध बनाता है स्थायी रहने के लिए, ये वाली बात आई। तो अब हमारे पास लुईस और कोसेल ने क्या किया कि जो परमाणु उनके पास थे, यानी कि जो एलिमेंट, जो तत्व उनके पास थे, उनके ऊपर उन्होंने रिसर्च किया। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक शब्द ध्यान से सुनना। उनके पास जो केमिकल्स थे, उनके पास जो रसायन थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की। ठीक है। जैसे हीलियम, लिथियम, जो भी उनके पास थे, बेरिलियम, बोरॉन, उस टाइम जो भी अवेलेबल थे, उन्होंने उसके ऊपर रिसर्च की। अब देखो, जब उन्होंने रिसर्च की और थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके देखा, तो उन्होंने क्या कहा? ठीक है। उन्होंने कहा कि जितने भी तत्व हैं इनके अनुसार, या लुईस के अनुसार, सभी तत्वों में लुईस ने क्या कहा कि सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैसें, नोबल गैसेज, पता है ना आपको क्या होता है? इनके अनुसार सभी तत्वों में उत्कृष्ट गैसें सबसे ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है। जब इनसे कहा गया कि कुछ बताइए बॉन्ड के बारे में, तो इन्होंने क्या किया? खोज की। ये जो वैज्ञानिक थे ना, लुईस और कोसेल, इन्होंने क्या किया? खोज की। इन्होंने क्या है, तरह तरह के प्रैक्टिकल किए, और प्रैक्टिकल करने के बाद क्या पता लगा, जो पूरी की पूरी आवर्त सारणी होती है, आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल 10th क्लास में, इस तरीके से पूरी बड़ी की बड़ी आवर्त सारणी होती है, उसमें जो सबसे अंतिम वर्ग होता है, ठीक है, सबसे अंतिम वर्ग कौन सा? जिसमें हमारे पास गैसें होती है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन, रेडोन। ठीक है। ये जो गैसें होती है, इनके लिए इन्होंने क्या कहा कि ये जो गैसें हैं वो सबसे ज्यादा स्थायी है।
जब इन्होंने प्रयोग किए, प्रैक्टिकल किए, तो प्रैक्टिकल में क्या देखा, ये गैसें सबसे ज्यादा स्थायी है। ठीक है, और इन गैसों को स्थायी रहने के लिए कोई बंध बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि सभी तत्वों में ये जो नोबल गैसेज हैं, उत्कृष्ट गैसें हैं, सबसे ज्यादा स्थायी होती है और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है इनके अनुसार, और कोई रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है, रासायनिक अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक है, ये इन्होंने किसके हिसाब से कहा, इन्होंने जो रिसर्च की थी, प्रैक्टिकल किए थे, उनके हिसाब से कहा। मान लिया बात, ठीक है, सबने मान लिया, ठीक है भाई स्थायी होती है। लेकिन अब इनसे पूछा गया, लुईस और कोसेल से, उनसे कहा गया मेरे प्यारे साथियों कि ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है, सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन इसके पीछे कारण तो बताइए, इसके पीछे का रीजन बताइए, कारण बताइए कि ये सबसे ज्यादा स्थायी क्यों होती है, ऐसा क्या कारण है कि ये सबसे ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, तो लुईस ने क्या तर्क दिया, लुईस ने कहा कि इनके संयोजी कोष में, इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जब लुईस और कोसेल से पूछा गया भाई बताओ कि ये जो गैसें हैं वो स्थायी होती है, तो देखो इन्होंने कहा इन गैसों के संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बस हीलियम को छोड़ दीजिए, हीलियम को छोड़ दीजिए क्योंकि ये 2 नंबर पे आता है। उसके अलावा जो भी हमारे पास गैसें हैं उनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजी कोष तो आपको पता होगा ना, संयोजी कोष मतलब सबसे बाह्यतम कोष। ठीक है, जैसे कोई परमाणु है उसमें इतने सारे कोष हैं, तो सबसे बाह्यतम कोष है वो हमारे पास क्या कहलाता है, संयोजी कोष कहलाता है। ठीक है, जिसको नहीं पता उसके लिए बता दिया, सबसे बाहर वाला कोष। ठीक है, तो सबसे बाहर वाले कोष में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ये स्थायी होता है, इसलिए ये स्थायी होता है। इनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्लियर है, क्लियर है, इस बात को ध्यान रख लो। इसको ही इन्होंने क्या कहा, अष्टक का नियम, ऑक्टेट रूल। ठीक है, अब इन्होंने ये कंसेप्ट रट लिया, आप भी रट लीजिए। अभी थोड़ा सा तो इसको रटना पड़ेगा। क्या रटना पड़ेगा कि देखो किसी भी परमाणु को स्थायी रहना है। आपसे कोई पूछे कोई परमाणु स्थायी कब रहता है, तो आप क्या बोलोगे, किसी भी परमाणु को अगर स्थायी रहना है तो उसके सबसे बाह्यतम कोष में या संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए भाई। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो स्थायी होगा, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो वो स्थायी नहीं होगा। ये किसने कहा, लुईस और कोसेल ने। ठीक है, अब देखो उन्होंने क्या कहा, वे तत्व जिनके संयोजी कोष में, जिनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वे कम स्थायी होते हैं, वे कम स्थायी होते हैं, वे लेस स्टेबल होते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कम स्थायी होते हैं, लेकिन फिर इनसे पूछा गया अगर इनको स्थायी रहना है तो क्या करना पड़ेगा। तो इन्होंने तो देखो सीधी सी बात कह दी, लुईस और कोसेल ने सीधी सी बात कह दी कि अगर स्थायी रहना है तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन से कम में काम नहीं चलेगा, 8 तो बस 8, ना 8 से ज्यादा ना 8 से कम। ये लुईस का सिद्धांत था, मैंने नहीं कहा, लुईस ने कहा 8 तो 8। तो फिर किसी ने पूछा अब 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करें, किसी में 8 नहीं है तो हम क्या करें। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, जिनके संयोजी में कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते वे कम स्थायी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे तत्व या परमाणु, तो ऐसे परमाणु क्या करते हैं, बंध बनाकर, ऐसे परमाणु बंध बनाकर इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं बच्चों।
ठीक है, तो आपको क्या कंसेप्ट याद रखना है कि वे तत्व जिनके संयोजी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वे कम स्थायी है और उनको स्थायी रहने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे चाहिए। अब वो 8 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन किसी और परमाणु से ले सकता है, हमको नहीं पता किसी से भी ले, लेकिन अगर स्थायी रहना है तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे। ठीक है, 8 के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने पड़ेंगे तभी वो स्थायी होगा, नहीं तो नहीं होगा। 8 के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, अब वो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरा करेगा? वो बंद बना के पूरा करेगा। ठीक है, तो उसको स्थायी रहना है तो उसको बंद बनाना पड़ेगा और बंद बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा देता हूं, बंद बनाकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे देखो कार्बन है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, लुईस के अनुसार क्या होना चाहिए? लुईस के अनुसार हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये क्या करता है? 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है, 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड बना लेता है और हमारे पास ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेता है। देखो पहले इसके पास 4 थे, कार्बन के पास 4 होते हैं। कैसे? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p2। ठीक है, इसका बाह्यतम कोष कौन सा है? 2 वाला, जिसमें 2 है ना वो बाह्यतम कोष है ये। ठीक है, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 2 4, 1 2 3 4। ठीक है, 4 से हमारे पास पूर्ति नहीं हो रही है तो ये क्या करेगा? 4 और इलेक्ट्रॉन ले लेगा। किसकी सहायता से ले लेगा? हाइड्रोजन से ले लिया इसने, कोई दिक्कत नहीं है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p3। ठीक है, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। अब इसको 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने हैं। 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए इसे क्या करना पड़ेगा? बॉन्ड बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा इस तरीके से तो ये हमारे पास क्या कर लेगा? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा। NH3 का नाम सुना होगा ना, अमोनिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 2 3 4 5। ठीक है, 3 हाइड्रोजन से इसने ले लिए एक एक इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई? लुईस के नियम की। अब देखो लुईस का सिद्धांत वैसे तो बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, गजब है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं, वो कमियां भी हमको पढ़नी है। अब आप कहेंगे सर इतना बढ़िया सिद्धांत है, इतना शानदार सिद्धांत है, फिर ऐसी क्या कमी आ गई इसमें? देखो कमी निकालोगे तो बहुत सारी कमी निकल जाएगी, नहीं निकालोगे तो कुछ भी नहीं निकलेगी कमी। अब देखो इसमें क्या है। ठीक है, अब देखो पहली कमी जो है अपूर्ण अष्टक, आप कहोगे ये क्या है? ठीक है, अब देखो लुईस के अनुसार क्या होना चाहिए था कि 8 ही इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए या ज्यादा भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, जिसमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे वो अस्थायी होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी अस्थायी होगा। ठीक है, तो लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ ऐसे यौगिक होते हैं, जैसे हमारे पास क्या है? BF3 है। ठीक है, बोरोन ट्राइफ्लोराइड है। बोरोन के पास देखो बोरोन है, बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2 2s2 2p1। ठीक है, बाह्यतम कोष ये कौन सा है? संयोजकता कोष। संयोजकता कोष का मतलब है बाहर वाला। ठीक है, ये बाहर वाले में नहीं गिना जाएगा, सिर्फ ये, क्योंकि जिसमें 2 2 आ रहा है। ठीक है, अगर इसके आगे कोई 3 3 वाला आता तो वो बाह्यतम कोष होता। ठीक है, बाह्यतम कोष इतना तो आपको पता होगा और आगे भी हम डिस्कस करते रहेंगे। और किसी को बाह्यतम कोष, संयुक्ता कोष या इलेक्ट्रॉन में कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दीजिएगा। अभी मैंने पहले ही कह दिया, एक भी कंसेप्ट मिस नहीं करना है हमें। ठीक है, तो बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। ठीक है, अब ये 3 इलेक्ट्रॉनों की सहायता से कितने बॉन्ड बना सकता है? 3 बना सकता है। ये 3 फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बना लेता है। देखो 3 फ्लोरीन आए, 3 फ्लोरीन के साथ इसने 3 बॉन्ड बना लिए। इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। बाकी बंद बनाने के लिए इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ठीक है। अब लुईस के अनुसार तो क्या होना चाहिए, इसको अस्थायी हो जाना चाहिए क्योंकि इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन यह अस्थायी नहीं होता है, ये स्थायी होता है। अब ये स्थायी क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण था, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होने के बाद भी ये स्थायी है, इस बात को लुईस नहीं समझा पाया। ठीक है, इस बात को लुईस ने नहीं समझाया, इसे अपूर्ण अष्टक भी कहते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब हमारे पास केस की बात आती है, ऐसे कई यौगिक होते हैं, ऐसे कई यौगिक होते हैं। देखो अभी तो हमारे पास बात हो गई अपूर्ण अष्टक की। ठीक है, ऐसे भी यौगिक होते हैं, ऐसे कई यौगिक होते हैं, ऐसे कई यौगिक होते हैं जिनके संयोजी कोष में, जिनके संयोजी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आप कहेंगे कौन से, जैसे हमारे पास फास्फोरस है। ठीक है, फास्फोरस के संयोजकता कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो, 8 क्यों, सॉरी, फास्फोरस के संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। ठीक है, 5। अब ये क्या करता है, मान लो क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया, ये क्लोरीन से बॉन्ड बना लिया। अब देखो क्लोरीन से बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके संयोजकता कोष में, बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब लुईस के अनुसार तो इसको अस्थायी हो जाना चाहिए, लेकिन ये अस्थायी नहीं होता है, ये फिर भी स्थायी होता है। अब ये स्थायी क्यों है, इसके पीछे क्या रीजन है, इस बात को लुईस नहीं समझा पाए। ठीक है, तो ये भी हमारे पास किसकी कमी हो गई, लुईस की कमी हो गई कि ऐसे कई यौगिक होते हैं जिनके संयोजी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास किसकी बात हो गई, लुईस की बात हो गई। ठीक है, अब देखो और भी कई इसकी कमियां हैं, जैसे ठीक है, इसकी और क्या कमियां हैं, इस नियम के द्वारा विषम इलेक्ट्रॉन अणु को नहीं समझाया जा सकता, विषम इलेक्ट्रॉन अणु को नहीं समझाया जा सकता। आप कहेंगे विषम इलेक्ट्रॉन अणु ये क्या चीज है सर, हमें समझ में नहीं आई, बता रहे हैं भाई। देखो विषम इलेक्ट्रॉन यानी कि जैसे जो विषम संख्या होती है 3 5 7, ठीक है, हो सकता है किसी के संयोजी कोष में इतने इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9, इस तरीके के इलेक्ट्रॉन हो, तो उनको इसके द्वारा नहीं समझाया जा सकता जिनमें विषम इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, विषम इलेक्ट्रॉन हो, जैसे हमारे पास क्या है NO। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, विषम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब आप कहेंगे विषम इलेक्ट्रॉन कैसे पाए जाते हैं, देखो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्या है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, आपस में क्या जुड़े हुए हैं, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। अब देखो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 1s2 2s2 2p4। कितने पाए जाते हैं, 6। कितने पाए जाते हैं, 6। और नाइट्रोजन के कितने पाए जाते हैं, 1s2 2s2 2p3। इसमें कितने पाए जाते हैं, 5। नाइट्रोजन के बाह्यतम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 5। और ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 6। 6 और 5 11। ठीक है, तो ऐसा कोई अणु आ जाए जिसमें हमारे पास क्या हो, विषम इलेक्ट्रॉन हो, विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हो, तो ऐसे अणुओं को भी हमारे पास लुईस का सिद्धांत नहीं समझा पाया, लुईस नहीं बता पाया भाई ये क्या हो रहा है। ठीक है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, लुईस नहीं बता पाया, लुईस को भी प्रॉब्लम थी, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम थी तो ठीक है।
लेकिन हाँ, आगे आने वाले सिद्धांतों में इस कमियों को पूरा किया गया है। आगे आने वाले सिद्धांतों में इस कमियों को पूरा किया गया है। ठीक है, अब देखो सबसे बड़ी कमी एक और है। आप कहेंगे क्या? देखो जो हमारे पास ये जो नियम है, अष्टक का नियम है, जो मैंने लुईस का नियम बताया है, अष्टक का नियम बताया है, ये पूरा का पूरा सिद्धांत कहां से उठाया गया है? ये पूरा का पूरा सिद्धांत किस कंसेप्ट पर आधारित है? उत्कृष्ट गैसों पर। पूरा का पूरा सिद्धांत जो है उत्कृष्ट गैसों पे आधारित था। लुईस और कोसल ने उत्कृष्ट गैसों को स्थायी माना था। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनको स्थायी रहने के लिए कोई बंध बनाने की जरूरत नहीं है, वो पहले से ही स्थायी है, उनको कोई बॉन्ड नहीं बनाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 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 कुछ उत्कृष्ट गैसें बॉन्ड बनाती है ना? मजेदार बात, कुछ उत्कृष्ट गैसें बॉन्ड बनाती है। ठीक है, अभी हमको एग्जाम्पल बहुत पढ़ने को मिलेंगे, जैसे क्रिप्टोन है, जिनोन है, तो ये हमारे पास बॉन्ड बनाती है। ये ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेती है, फ्लोरीन से बॉन्ड बना लेती है। ठीक है, तो इतने बॉन्ड बना लेती है, और जबकि सिद्धांत भी इसके ऊपर ही आधारित था। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और चीज है, एक और कमी। देखो मैंने अभी कोई परमाणु बताया, जैसे PCl5 बताया, मैंने कहीं पे भी डॉट लगा दिया। डॉट का मतलब आप समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन, कहीं पे भी डॉट लगा दिए। ठीक है, देखो पूरा सिद्धांत खत्म हो गया, कमियां आ गई, लेकिन यहां पे लुईस ने किसी भी अणु की आकृति के बारे में नहीं बताया। कोई अणु कैसा दिखता है, उसकी संरचना कैसी है, उसकी आकृति कैसी है, उसके बारे में लुईस नहीं बता पाया। ठीक है, तो पांचवी कमी और आखिरी कमी मैं बता रहा हूं। ठीक है, तो यह सिद्धांत अणु की आकृति को नहीं बताता है, अणु की आकृति को नहीं बता पाया। ठीक है, तो ये क्या हो गई? लुईस की कमी हो गई। ठीक है, अच्छा ये जो हम इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं ये डॉट से, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं लुईस बिंदु। लुईस बिंदु भी बोलते हैं, संयोजकता इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, मैंने बता दिया। ठीक है, तो मैंने सारी एक छोटी छोटी बातों पे बिल्कुल ध्यान दिया है, डीपली पढ़ाया है। ठीक है, अगर कोई आगे कंपटीशन एग्जाम भी देना चाहता है तो उसके लिए भी ये आसान है, लुईस का सिद्धांत। ठीक है, इससे आगे की जो बात है हम वो कल की क्लास में करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।